दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर्य कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डेरिवेशंस और डिफिनेशंस हम लोग क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 7। भैया ये कल का चैप्टर पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो डेरिवेशंस हैं, जो डिफिनेशंस हैं, वो सारी की सारी समझने वाले हैं, फील के साथ समझेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जो इसके टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। मैं एक एक करके हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोगों को इस क्लास में क्या पढ़ना है मैंने यहाँ पर बताया है। प्रत्यावर्ती धारा सबसे पहले पढ़ेंगे और इसी में हम लोग देखेंगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान। उसके बाद में हम विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ जैसे आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, ये परिपथ हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ में हम लोग एलसीआर परिपथ देखेंगे और एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा और कलांतर के बीच में प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम अनुनाद परिपथ को भी पढ़ेंगे, अनुनादी आवृत्ति वगैरह हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को बहुत बार पूछी जाती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो हम लोग जानेंगे। इसके बाद में औसत शक्ति क्षय और वाटहीन धारा, कहीं कहीं पर दिखाया जाता है कि वाटहीन धारा इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है सिलेबस से, कहीं कहीं पर नहीं हटाया गया है। तो मैं कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं रखता हूं, मैं पढ़ा देता हूं। अगर आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा। अगर सिलेबस में है तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये आज की थीम है जिसमें हम लोग ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा, हम फिजिक्स को रटवाने पर बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, हमें रट्टाफिकेशन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आप लोगों को फील करना है, फिजिक्स को समझना है और आप पढ़ सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप पढ़ करके समझ करके पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन एक बात मैं और कह देता हूं कि अगर आप ये रेगुलरली जो हमारी क्लास आ रही है, ऑलरेडी मैंने 1 से लेकर के 6 तक सारे के सारे चैप्टर्स कवर कराए हैं। एक चैप्टर को एक वीडियो में 1 घंटे में कवर करा रहे हैं हम आपको। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो अगर आप ये सारी की सारी वीडियोज, 14 चैप्टर हैं, सबका आप अगर रिवीजन हमारे साथ करेंगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, मेरी गारंटी है। ओके, चलो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं जो हमारे सामने है, प्रत्यावर्ती धारा। ओके, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है बच्चा समझिए जरा। प्रत्यावर्ती धारा हम किसे कहते हैं? देखिए, धारा 2 प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या होती है? एक ऐसी धारा जिसका ना तो कभी परिमाण बदले, परिमाण मतलब वैल्यू ना बदले, और ना ही किसी उसका डायरेक्शन बदले। जिस दिशा में वो प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में वो अगर प्रवाहित होती रहे तो ऐसी धारा को हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। मतलब जरा समझो, जैसे किसी समय धारा का वैल्यू था 5 एंपियर, तो 5 एंपियर की धारा मान लिया बह रही है। ठीक है, 5 एंपियर की धारा 1:01 पर थी, 1:02 पर भी वही है, 1:03 पर भी 5 एंपियर है। कंटिन्यूअसली 5 एंपियर ही धारा बहती रहे, परिमाण इसका नहीं बदलना चाहिए। 5 एंपियर है तो 5 एंपियर ही बहती रहे, और साथ ही साथ में डायरेक्शन डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए। अगर इस दिशा में बह रही है तो उसी दिशा में बहे। ठीक है, तो ऐसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। लेकिन हमें बात क्या करनी है, किसकी करनी है? प्रत्यावर्ती धारा की। तो प्रत्यावर्ती धारा जस्ट इसका अपोजिट है, जिसका परिमाण भी बदलेगा। परिमाण बदलेगा मतलब पहले जैसे 5 एंपियर है, फिर 4 एंपियर, 3 एंपियर, 2 एंपियर, 1 एंपियर, -1, -2, -3, -4, -5, फिर -4, -3, -2, कंटिन्यूअसली धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे घट रही है, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे घट रही है। अगर इस प्रकार से लगातार परिमाण बदलता रहता है और साथ ही साथ में दिशा भी बदलती रहती है। ठीक है, और हमेशा नहीं बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि 5 है तो बढ़ रहा है तो बढ़ता ही चला जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25 से 40, 50, ऐसा नहीं होने वाला भैया। कुछ समय बाद फिर वो वापस आएगी। जैसे 5 है,
5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, मान लिया 7 तक अधिकतम हुई और 7 से फिर घटना शुरू होगी, फिर होगी 6, फिर होगी 5, फिर होगी 4। ठीक है, तो बार बार रिपीट करेगा वो, ये पैटर्न रिपीट होगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहले 1 थी, मान लिया 0 थी, 0 से 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, ये 5 हुई। ठीक है, इसके बाद में फिर 5 से 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई। तो हम देखेंगे कि यहां से ये वाला पैटर्न आगे फिर रिपीट होना शुरू होगा। 5 से फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला पैटर्न फिर आगे रिपीट हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना? इस प्रकार से ये रिपीट होगा बार बार पैटर्न, फिर उसी दिशा में आ जाएगी, उसी परिमाण के साथ में वापस आएगी, बार बार पुनरावृत्ति करेगी। पुनरावृत्ति मतलब बार बार उसी पथ को दोहराएगी। तो ऐसी धारा जो होगी उसे हम बोलते हैं भैया प्रत्यावर्ती धारा। अब लिखेंगे इसको कैसे? तो हम लिखेंगे ऐसी धारा जिसका समय के साथ साथ परिमाण तथा दिशा दोनों बदलते रहते हैं तथा एक निश्चित समय के बाद पुनः उसी परिमाण और उसी दिशा के साथ में पुनरावृत्ति करती है, वो धारा क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। भैया ध्यान से देखना जरा, प्रत्यावर्ती धारा का अगर मैं ग्राफ आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का ग्राफ रहता है प्रत्यावर्ती धारा का, साइन तरीके का, इस तरह से। ध्यान से देखिए, पहले धारा धीरे धीरे बढ़ रही है और किस दिशा में है? दिशा आप देख रहे हैं, ये है, ये दिशा है। यहां पर अगर मैं धारा की दिशा देखूं, ये हमने दिखा दी दिशा, ठीक है। और यहां पर परिमाण कुछ भी है कि 1 एम्पियर हो, जो भी हो, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अधिकतम हो गई, यहां पर आकर के अधिकतम हुई, फिर धीरे धीरे घटना शुरू हुई, घटना शुरू हुई और यहां पर अधिकतम 0 हो गई। फिर दूसरी दिशा में, अभी इस दिशा में थी, अब दूसरी दिशा में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई, अधिकतम हो गई और फिर घटना शुरू हुई, 0 हो गई। फिर भैया बढ़ना शुरू हुई। तो अब देखेंगे यहां पर एक पूरा चक्र लगाने के बाद में फिर रिपीट होगी। ये वाला जो वैल्यू था, ये वाला वैल्यू यहां पर आपको दोबारा मिलेगा और वही दिशा मिलेगी, जिस दिशा में यहां पर थी उसी दिशा में यहां पर है। तो सेम डायरेक्शन है, सेम परिमाण है, दिशा और परिमाण दोनों फिर से दोहराएगी और हर एक निश्चित समय के बाद, जैसे यहां पर ऐसे होने का बाद फिर दोहराएगी आगे जाकर के। तो एक निश्चित समय के बाद बार बार उस कंडीशन को दोहराएगी, जिसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति करेगी। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी धारा हो जिसका दिशा और परिमाण दोनों लगातार बदलता रहे, लेकिन साथ ही साथ में एक निश्चित समय के पश्चात पुनः उसी दिशा और उसी परिमाण के साथ में पुनरावृत्ति करे, तो ऐसी धारा को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भैया आप लिख सकते हो, और अगर लिखा लिखाया पाना चाहते हो तो मैंने बताया है आपको, हर वीडियो में मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है। आपको टेलीग्राम पर जाना है, आर्या कोचिंग सर्च करना है, वहां पर चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है, वहां पर सारी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है भैया? आर्या_सर, इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाकर के आप सर्च करेंगे, हमारा अकाउंट मिलेगा, आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन है, आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो यहां पर क्या मैंने बताया? प्रत्यावर्ती धारा का डेफिनेशन बताया। अब जरा समझिए, अब हम यहां पर, अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्यावर्ती धारा जो है ना, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और फिर धीरे धीरे घटती जाती है, घटती जाती है, फिर दूसरी दिशा में धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ती है और फिर दूसरी दिशा में धीरे धीरे घटती है। ये सिचुएशन कंटिन्यूअसली ऐसे चलती रहती है। यहां पर देखें, धारा का अधिकतम मान प्राप्त होता है, इससे ज्यादा धारा कहीं पर नहीं हुई। यहां पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी धारा और यहां पर अधिकतम हो गई है। धारा के अधिकतम मान को हम धारा का शिखर मान कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? धारा का शिखर मान। ओके, धारा का शिखर मान। और धारा के शिखर मान को हम व्यक्त करते हैं आई नॉट से। कैसे व्यक्त करते हैं? आई नॉट से। आई मतलब धारा, आई से हम क्या व्यक्त करते हैं? धारा को व्यक्त करते हैं। छोटी आई से व्यक्त करो यार, बड़ी आई से कोई दिक्कत नहीं है। आई से हम धारा व्यक्त करते हैं और आई नॉट मतलब धारा का अधिकतम मान, उच्चतम मान, शिखर मान।
ओके, तो धारा का शिखर मान आई नॉट से, इसी प्रकार वोल्टेज का शिखर मान भी वी नॉट से व्यक्त कर देते हैं। अब जरा समझो यार, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के जो समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान। मैंने अभी बोला था आपको, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। धारा का वर्ग माध्य मूल मान एक्चुअल में क्या होता है, या ये डिफिनेशन आपसे पूछ दी जाती है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अक्सर आ जाता है। ठीक है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, ध्यान से देखिए, कोई प्रत्यावर्ती धारा है जिसे हम आई कहेंगे, धारा का वर्ग करिए आप, धारा का वर्ग, और वर्ग का औसत निकालिए, धारा के वर्ग का औसत, इस ये हमने दोनों तरफ से बंद कर दिया, इसका मतलब है धारा के वर्ग का ये औसत, ये औसत का मान लो साइन है। ओके, तो धारा के वर्ग के औसत, ये जो औसत मान आएगा, इस औसत मान का आपको वर्गमूल ले लेना है। वर्गमूल मतलब होता है अंडर रूट। ओके, सो धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को हम कहते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और इसे हम आई आर एम एस से व्यक्त करते हैं, आई रूट मीन स्क्वायर। ओके, आई आर एम एस क्या है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है, परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, किसके औसत मान के वर्गमूल को, प्रत्यावर्ती धारा के, ना प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, प्रत्यावर्ती धारा आई है उसका वर्ग मतलब स्क्वायर है, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, इसे आई आर एम एस से व्यक्त करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ दे भाई आई आर एम एस का फॉर्मूला बताइए, सो आई आर एम एस बराबर में लिख देना आई नॉट अपॉन रूट टू। मैं डेरिवेशन करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि कभी नहीं पूछा गया भाई, पूछे नहीं जाता है डेरिवेशन करने को, लेकिन हाँ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है आपका, इसलिए जरूरी है, परिभाषा पूछ देता है इसलिए जरूरी है ये फॉर्मूला याद रखना। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ में ये फॉर्मूला आई आर एम एस बराबर में आई नॉट अपॉन रूट टू। यहां पर आई नॉट क्या है, तो आई नॉट है भैया धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, अभी मैंने बताया था ना धारा का शिखर मान। ठीक है, इसी प्रकार वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कहेंगे तो क्या होगा, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, इसे वीआरएमएस से व्यक्त करते हैं। वही कहानी है ना, इसे वीआरएमएस से व्यक्त करते हैं। अगर आपसे पूछे कोई वीआरएमएस का फॉर्मूला बताओ तो भैया बता दो वी नॉट अपॉन रूट टू। वी नॉट क्या है, यहां पर वोल्टेज का शिखर मान है। कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो क्या मैं आगे बढ़ूं, ओके बढ़ता हूं। एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा और उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। ओके चलो आगे बढ़े, और अगला टॉपिक हम लोग अब देखने वाले हैं। एक बात याद रखिए भैया, पढ़ाई करिए मन से, क्योंकि देखो मैं यार 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूं अच्छे से समझा करके, हम फालतू की बातें नहीं करते। ठीक है, और लाइव है नहीं कि हम कमेंट करके टाइम पास करें, कमेंट पढ़ करके आपका टाइम पास करें, कोई टाइम पास नहीं है। लाइव हम आ भी नहीं सकते क्योंकि हमारे गांव में नेटवर्क बहुत खराब रहता है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाता हूं। कोई बात नहीं, कभी होगा अच्छा नेटवर्क तो आएंगे, लाइव भी आएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन भैया समय इस समय बर्बाद करने का नहीं है, बस पढ़ाई करने का है। पढ़ाई करो, 1 घंटे में पूरा चैप्टर में कवर करवा रहा हूं, 14 घंटे पढ़ लो, बस 14 घंटे अगर आपने पढ़ाई कर ली ना तो आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। भैया 14 घंटे मतलब 14 वीडियो, 14 वीडियो मतलब 14 चैप्टर, 14 चैप्टर तो हैं आपके सिलेबस में, वो सारे के सारे हम आपको कवर करवा रहे हैं एक एक करके। जो इंपॉर्टेंट है वो सारे चैप्टर्स में आपको कवर करवा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को कवर करा रहा हूं। भैया इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहा है तो कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला अगला जो हमने टॉपिक लिया है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। इसके अंतर्गत कई परिपथ है, मैं सबको एक एक करके समझाने वाला हूं भैया। दूसरा टॉपिक जो है
वो मैंने बताया है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। अब जरा यार समझो, प्रत्यावर्ती परिपथ कितने प्रकार के, कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। पहला परिपथ जिसे हम बोलेंगे जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, मतलब प्रतिरोध के अलावा कुछ भी ना हो परिपथ में। अगर ऐसा परिपथ है जिसमें केवल और केवल प्रतिरोध लगा है, ठीक है, तो अगर ऐसा परिपथ है तो उस परिपथ को हम आर परिपथ कह लेते हैं। आर परिपथ, आर मतलब प्रतिरोध, तो प्रतिरोध वाला परिपथ, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर परिपथ में क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण क्या होते हैं, बस ये आपको जानना है। मैं पूरा डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करने वाला, फालतू का काम कुछ नहीं, पूछे ही नहीं जाता यार, कभी मैंने देखा ही नहीं है सॉल्व में, ठीक है। तो मैं फालतू की चीजें क्यों पढ़ाऊं, हाँ जो जरूरी है मैं वो जरूर पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपने पढ़ा है फिर भी ठीक है, नहीं पढ़ा है फिर भी ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ में पहला परिपथ है जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, मतलब आर परिपथ, और आर परिपथ में वोल्टेज और धारा के समीकरण क्या है, जरा सुन लो भाई। वोल्टेज V बराबर में होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर में V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसी प्रकार धारा का समीकरण होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। जब आर परिपथ हो, आर परिपथ में वोल्टेज और धारा के ये समीकरण है। अच्छा एक बात बता दूं, साइन के बाद में जो भी टर्म आता है ना, यहां पर जैसे ओमेगा टी आया, तो ओमेगा टी इस परिपथ की कला कही जाती है। ये भैया ओमेगा टी जो है वो वोल्टेज की कला है, और ये ओमेगा टी है वो धारा की कला है। क्या वोल्टेज की कला में, मतलब इस ओमेगा टी में और इस ओमेगा टी में कोई अंतर है, नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की जो कलाएं हैं वो समान है, और अगर कोई समान कलाएं हैं तो उनके बीच में अंतर है ही नहीं। जब कलाओं के बीच में कोई अंतर नहीं है तो उसे हम कहते हैं कलांतर शून्य है। कलांतर कितना है, शून्य है, कलाओं के बीच में अंतर क्या है, शून्य है। तो भैया याद रखना, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध होता है, केवल आर परिपथ है अगर, तो ऐसे में वोल्टेज और धारा के बीच में समीकरण जो होते हैं वो क्या होते हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, इनके बीच में कलांतर शून्य होता है। क्या होता है, कलांतर शून्य होता है। और याद रखिएगा भैया, इनके अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आप ग्राफ दिखा सकते हैं, जैसे हमने बता दिया आपको कि ये है हमारा ग्राफ, ठीक है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये मान लिया धारा का है, धारा का ग्राफ है, जिसे हम बोलेंगे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैंने दिखा दिया जिसे, ठीक है। और वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस तरह से, वोल्टेज थोड़ा ऊपर दिखाया करना हमेशा, ठीक है, धारा के, ठीक है। तो ये वोल्टेज का ग्राफ V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और दोनों, जिस समय वोल्टेज जीरो है उस समय धारा भी जीरो है, जिस समय वोल्टेज अधिकतम पहुंचा उस समय धारा भी अधिकतम पहुंची, वोल्टेज अधिकतम धारा अधिकतम, वोल्टेज जीरो धारा जीरो, ठीक है। तो दोनों साथ ही साथ में चल रहे हैं, धारा और वोल्टेज साथ साथ में चल रहे हैं, मतलब उनके बीच में कलांतर नहीं है, जीरो है। कलांतर क्या है, जीरो है। ये भैया जीरो है, ये क्या है, ये पाई है, ये 180 अंश होता है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। अगर मैं बात करूं ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो भैया ये पाई बाई 2 होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये 5 पाई बाई 2 होगा। और तुम टक्कर ना गिरो यार यहां से, चलो ठीक है, बात क्लियर है। मैंने इनका ग्राफ भी दिखा दिया। फेजर ग्राफ देख लो भैया, फेजर ग्राफ इसका कैसा होता है, फेजर ग्राफ देखो, हर चीज में आपको बताता चल रहा हूं। फेजर ग्राफ में आपको कैसे दिखाना है, ये है ये, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वोल्टेज का लाइन हमने खींच दिया, अरे वोल्टेज का लाइन खींच दिया, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब धारा का लाइन कहां खींचोगे, ये है कला ओमेगा टी। कला मतलब यार एक्चुअल में कोण होता है, तो ये है कला ओमेगा टी।
अब ओमेगा टी, वी का जो वोल्टेज की कला थी ओमेगा टी थी, तो हमने ये लाइन खींच दी। अब धारा की लाइन कहां खींचोगे, उसकी भी तो कला ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी तो यही है, तो धारा की भी लाइन यही होगी, यही होगी। थोड़ा कम दिखा देना, नीचे दिखा देना, मैंने बताया धारा वाली लाइन को थोड़ा नीचे वाली लाइन दिखाया करो, नीचे वाली लाइन जो है वो धारा वाली। ओके, सो ये हमने दिखा दी धारा की लाइन। ये क्या है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो धारा और वोल्टेज के यहां पर हमने ग्राफ खींचे, इस ग्राफ को हम फेजर ग्राफ कहते हैं। ओके, बात क्लियर है, बात क्लियर। ओके, सो ये हो गया पहला परिपथ जिसे हमने बोला जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध है, जिसे हम आर परिपथ कहते हैं। इसके सॉल्व लेना ले लो भैया, आगे हम बढ़ते हैं और दूसरा परिपथ आपको बताते हैं। दूसरा परिपथ आपका क्या होगा, एक बात याद रखिए भाई, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, अगर आप यहां से सीखते हैं, अगर आप कुछ भी आप समझ में आ रहा है, तो भाई ये लाइक कर दो सेशन को, इस क्लास को भाई लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करके ये क्लास तैयार करते, अपलोड करते। गांव के क्षेत्र में नेटवर्क बहुत खराब होता है, फिर भी हम आपके लिए डेली अपलोड करते हैं क्लास, तो इसलिए लाइक करना तो बनता ही है। अगर आप सीख रहे हैं तो लाइक करिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करिए। भैया दूसरा मैं बात कर रहा था, दूसरा परिपथ जो आपका है जिसे हम कहते हैं एल परिपथ। एल परिपथ मतलब जब जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, जिसे हम बोलेंगे एल परिपथ। एल परिपथ मतलब एक कुंडली है केवल जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो उसे हम क्या बोलते हैं, एल परिपथ बोलते हैं। अब एल परिपथ में वोल्टेज और धारा के समीकरण क्या होते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं। वोल्टेज का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी अगर है, तो I बराबर में क्या होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। समझो, अगर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। और अगर, सुनना जरा, अगर मैं कह दूं इसका उल्टा, कि अगर I बराबर में ऐसे हो, I नॉट साइन ओमेगा टी हो, तो V बराबर में क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। मतलब यार क्या है इसका, ये समझ लो। मतलब इसमें है कि जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है, एल परिपथ में क्या होता है, धारा जो है वो वोल्टेज से पश्चगामी होती है, पीछे चलती है, उसकी कला पीछे होती है, कम होती है। धारा की कला वोल्टेज की कला से कम होती है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। मतलब जरा समझो आप, मैंने क्या बोला, धारा की कला वोल्टेज की कला से कम होती है। अब यहां पर आप जरा ध्यान से अगर देखोगे तो धारा की कला कितनी है, ये वोल्टेज की कला है ओमेगा टी, धारा की कला कितनी है, ओमेगा टी से कुछ कम है, कितना, पाई बाई 2। तो कितनी कम होती है ये भी याद रखो, पाई बाई 2। किस परिपथ में, एल परिपथ में। एल परिपथ में जो धारा होती है वो पाई बाई 2 डिग्री कम होती है, धारा की कला, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर भी हम वही काम कर रहे हैं। अगर मैंने धारा की कला को ओमेगा टी मान लिया है, तो वोल्टेज की कला क्या होगी, उससे ज्यादा होगी। वोल्टेज की कला ज्यादा होती है, धारा की कला कम होती है। कितनी कम होती है, पाई बाई 2 डिग्री कम होती है। इसका मतलब वोल्टेज की कला कितनी ज्यादा होती है, पाई बाई 2 डिग्री ज्यादा होती है। तो अगर आप वोल्टेज को ओमेगा टी मान के चलते हैं, तो धारा को ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखना होगा। और अगर धारा की कला को ओमेगा टी मान करके चलते हैं, तो वोल्टेज की कला को 90 डिग्री पाई बाई 2 डिग्री आगे बढ़ाना होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। बात क्लियर है। ये दोनों ही कंडीशन, अगर ये वोल्टेज होगा तो ये धारा होगी, और अगर ये वोल्टेज है तो ये धारा, ये धारा है तो ये वोल्टेज होगा। बात क्लियर है। ये दोनों ही परिपथ, ये किस परिपथ को व्यक्त कर रहे हैं भैया, ये एल परिपथ को व्यक्त कर रहे हैं। अब अगर इनका आप ग्राफ खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, ध्यान से देखो, मैं इनका आपको ग्राफ खींच कर दिखाता हूं। अब यहां पर वोल्टेज मैं मान के चलता हूं भैया, ये वाला हमारा है, ये हमारा है वोल्टेज, ठीक है। V बराबर
वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने दिखा दिया। तो धारा को कहां से आप दिखाओगे? धारा भैया पश्चगामी है। पश्चगामी होने का मतलब है धारा पीछे चल रही है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब धारा 90 डिग्री, 90 डिग्री तो यहां पर बनता है जाके, यहां पर 0 है, यहां पर पाई बाई 2 होता है। मतलब धारा जहां पर अधिकतम हुई है, वोल्टेज वहां पर जाकर के धारा जहां वोल्टेज जहां पर अधिकतम हुआ है वहां पर धारा जाकर के 0 हो जाएगी। देखा? और जहां पर धार वोल्टेज 0 हुआ है वहां पर धारा जाकर के अधिकतम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे घटेगी, फिर इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। आप देखेंगे जहां पर वोल्टेज अधिकतम वहां पर धारा 0 पर आ गई। ठीक है, ये वोल्टेज अधिकतम है, धारा 0 पर है। वोल्टेज 0 हुआ, धारा अधिकतम पर पहुंच गई। फिर वोल्टेज अधिकतम हुआ, धारा 0 पर पहुंच गई। वोल्टेज 0 हुआ, धारा अधिकतम पर पहुंच गई। समझ पा रहे हो ना? तो इस प्रकार का ग्राफ आप देखेंगे अगर बना है तो इसका मतलब है ये परिपथ आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? एल परिपथ। ओके, इसी प्रकार यहां पर आप देखिएगा फेजर ग्राफ इसका अगर हम बनाए तो फेजर ग्राफ आप कैसे बनाओगे? तो भैया पहले वोल्टेज वाला लाइन खींच देते हैं जिसकी कला है हमारी ओमेगा टी। ओमेगा टी कला हो गई, ये वोल्टेज की लाइन है। तो धारा की लाइन 90 डिग्री पीछे है, तो 90 डिग्री पीछे मतलब इधर आओगे आप, ये ऊपर आगे बढ़ोगे, पीछे है नीचे आइए, 90 डिग्री कम करिए। इस कला से 90 डिग्री, ओमेगा टी से 90 डिग्री कम कर दो, ये 90 डिग्री कम कर दिया, और ये वाली जो लाइन होगी वो धारा की होगी। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और ये है वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। बात क्लियर है? ये हो गया इसका फेजर ग्राफ, ये हो गया उसका ज्यावक्रीय ग्राफ। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा भैया, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे बढ़ता हूं, टेंशन ना लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है यार, बहुत कम पूछा जाता है ये सब चीजें, फिर भी मैं बात आपको बताते चल रहा हूं, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते रहना, आपको समझ में आता रहेगा, आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठता रहेगा ये सब चीजें। ठीक है, और अगर आप विस्तार से ही पढ़ना चाहते हैं तो भैया सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में हैं। चैप्टर नंबर 7 खोलो, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, मैंने विस्तार से समझाया इन सब चीजों को। ठीक है, तीसरा परिपथ, तीसरा परिपथ इसमें कौन सा होता है भैया? होता है जब परिपथ में केवल धारिता हो। क्या हो? धारिता, मतलब केवल संधारित्र जुड़ा हो, जिसे हम बोलते हैं सी परिपथ। क्या? सी परिपथ। सी परिपथ में क्या होता है? जस्ट एल परिपथ का उल्टा। अगर V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो I बराबर में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। भैया इसमें धारा अग्रगामी होती है, उसमें धारा पश्चगामी थी, पीछे चल रही थी पाई बाई 2 डिग्री, इसमें आगे चल रही है पाई बाई 2 डिग्री। मतलब अगर मैं कह दूं कि I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा तो वोल्टेज जो होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, वोल्टेज इसमें पीछे होगा, धारा आगे होगी। उसमें क्या था? धारा पीछे थी, वोल्टेज आगे था, बस इतना अंतर है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। अगर मैं इसका ग्राफ आपको खींच के दिखाऊं तो आप ऐसे कह सकते हैं इसका ग्राफ ये है v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ। तो यहां पर धारा आगे है भैया, आगे है, तो इसका मतलब आप ऐसे दिखाओगे। ठीक है, धारा जब 0 थी वो पहले ही अधिकतम हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ जाएगा, अब की बार कुछ इस प्रकार से ग्राफ जाएगा। ये है धारा का ग्राफ, आई बराबर में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब की बार धारा अग्रगामी है, पाई बाई 2 डिग्री, तो ऊपर से उठी है, पीछे में धारा पश्चिगामी थी तो नीचे से चली थी। बात क्लियर है? कुछ नहीं, दिक्कत ही नहीं है, बस आराम से बना लेना। नो बन गया ना? ठीक है, चलो अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसका भी फेजर ग्राफ आपको दिखा देते हैं। फेजर ग्राफ में क्या दिक्कत है भैया? v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी मैंने यहाँ पे खींच दिया, ये है ओमेगा टी, और v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी हमने दिखा दिया आपको। भैया धारा
90 डिग्री आगे चल रही है तो 90 डिग्री पीछे इधर होता, आगे इधर होता है, तो 90 डिग्री बनाती हुई लाइन खींच दो यहां से। ठीक है, तो ये है धारा का लाइन ये क्या हो जाएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हो गया धारा का इक्वेशन, ये हो गया वोल्टेज का इक्वेशन, ये है फेजर ग्राफ, ये है ज्यावक्रीय ग्राफ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं भैया, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ ले चुके हैं, अभी और लेंगे बाद में। अभी एलसीआर परिपथ की कहानी समझते हैं। ठीक है, क्या एलसीआर परिपथ की कहानी भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जरा ध्यान से समझना, हर एक बात को अच्छे से समझ लेना भाई। ठीक है, एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ। ओके, एलसीआर परिपथ क्या होता है, दूर से दिख रहा है, एल मतलब प्रेरकत्व है, सी मतलब धारिता है, आर मतलब प्रतिरोध है। अभी मैंने आर परिपथ आपको बताया, एल परिपथ बताया, सी परिपथ बताया, इसमें एल सी आर तीनों एक साथ आ गए। ठीक है, तो एलसीआर परिपथ की जरा हम कहानी शुरू करते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक आज का है एलसीआर परिपथ, परिपथ। ओके, एलसीआर परिपथ में क्या होता है, एल सी और आर तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, मतलब एक प्रेरकत्व होगा, एक धारिता होगी और एक प्रतिरोध होगा, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। प्रेरकत्व मतलब एक कुंडली होगी, धारिता मतलब एक संधारित्र होगा और आर मतलब एक प्रतिरोध जुड़ा होगा। तो जब कोई कुंडली, संधारित्र और एक प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो ऐसे परिपथ को हम लोग क्या बोलेंगे, यस एलसीआर परिपथ बोलेंगे। जैसे आपको जोड़ करके दिखा देते हैं, एक है कुंडली, एक है संधारित्र और एक है प्रतिरोध, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके सिरों पर लगाया है मैंने विभवांतर। ठीक है, इस विभवांतर का वैल्यू हमने दे दिया v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ठीक है, मुझे एल परिपथ में, आर परिपथ, सी परिपथ में एक और चीज बतानी थी जो मैंने नहीं बताई है। नो प्रॉब्लम, अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लेना भैया, बता दूंगा यार, अब यहीं पर मैं बता देता हूं। एल परिपथ, अगर मैं कुंडली की केवल बात करूं तो ये एल परिपथ है, ये सी परिपथ है, इसमें धारिता सी है, इसका प्रेरकत्व तो एल है और इसका प्रतिरोध आर है। ओके, एल परिपथ का जो प्रतिरोध होता है, सुन लो भैया, सुन लो, ध्यान से सुन लेना, एल परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसे हम प्रतिरोध नहीं कहते। कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसे प्रतिरोध नहीं कहते, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, और इसे हम एक्सएल से व्यक्त करते हैं, एक्सएल से व्यक्त करते हैं। एक्सएल का सूत्र होता है ओमेगा एल। जरा समझो यार, मैंने क्या बोला, ये कुंडली का जो प्रतिरोध होता है, जिससे अच्छा ये कोई प्रतिरोध है तो प्रतिरोध के प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं, लेकिन कुंडली के प्रतिरोध को हम आर से व्यक्त नहीं करते, कुंडली के प्रतिरोध को एक्सएल से व्यक्त करते हैं और इसे हम प्रतिरोध नहीं कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ओके, और इसका सूत्र होता है ओमेगा एल। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, एल क्या है, इस कुंडली का प्रेरकत्व। ओके, ओमेगा का मतलब होता है भैया, यहां पे लिखा है, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, एफ क्या है, आवृत्ति। ओके, ओमेगा को हम कोणीय आवृत्ति कहते हैं और एफ को ओनली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ओमेगा की जगह पर हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, तो एक्सएल बराबर में 2 पाई एफ एल, सॉरी एल, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये प्रेरण प्रतिघात का सूत्र हो गया। इसी प्रकार धारिता, धारिता का जो प्रतिरोध होता है इसे भी हम प्रतिरोध नहीं कहते, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं, धारतीय, धारतीय प्रतिघात। ये क्या था, प्रेरण प्रतिघात, इसके प्रतिरोध को प्रेरण प्रतिघात, संधारित्र के प्रतिरोध को हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं और इसे हम XC से व्यक्त करते हैं। ये L था, प्रेरकत्व था, तो XL से व्यक्त करते हैं, इसकी धारिता होती तो XC से व्यक्त करते हैं, इसे हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, 1 अपान ओमेगा सी, 1 अपान
ओमेगा सी, ओमेगा मतलब वही है, तो एक्स को आप 1/2 पाई एफ सी भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ऐसे फॉर्मूला याद रखना है, एक्सएल बराबर में होता है, एक्सएल बराबर में ओमेगा एल, एक्ससी बराबर में 1/ओमेगा सी, ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको मुद्दे की बात पर लाता हूं, ध्यान से देखिए, ये भैया v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी आपने दिया है, ये इसके सिरों पर आएगा, इसके सिरों पर आएगा और इसके सिरों पर आएगा, तीनों में धारा तो सेम बहेगी, धारा तो तीनों में बराबर होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में धारा बराबर होती है, तो धारा तीनों में बराबर है, वोल्टेज सबका अलग अलग हो जाएगा। मान लिया कि इसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा, एल के सिरों पर जो वोल्टेज होगा उसे हम वी एल से व्यक्त करते हैं, सी के सिरों पर वोल्टेज है उसे हम वी सी से व्यक्त करते हैं, और आर के सिरों पर जो वोल्टेज है उसे हम वी आर से व्यक्त करते हैं। ओके, हमें पता है कि V बराबर में वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर, अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो V के बराबर होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, आइए मैं आपको एक बात बताता हूं, इनका आप फेजर ग्राफ बनाएं, फेजर ग्राफ जैसे ही आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह का फेजर ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखना, मैं वी एल वी सी और वी आर को व्यक्त करने वाला हूं, ठीक है। अब यहां पर जरा समझो, यहां पर मैंने वी एल को व्यक्त कर दिया, वी एल, ये क्या है, वी वी आर, वी आर, वी आर क्या है, आर परिपथ, आर परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच की कला समान होती है, कलांतर 0 होता है, मतलब आर परिपथ में अगर मैं धारा दिखाना चाहूंगा तो धारा क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी धारा का लाइन, यही हो जाएगी भैया धारा की लाइन, यही है वोल्टेज की लाइन, क्योंकि आर परिपथ में धारा और वोल्टेज एक ही लाइन पर दिखाए जाते हैं, बात क्लियर है। अच्छा, धारा तो सब में सेम है, तो धारा की लाइन तो यही रहेगी सब में, वोल्टेज का लाइन इधर उधर होगा सबके लिए, धारा का लाइन, धारा तो सब में वही बहेगी ना, जो इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी, तो धारा का लाइन दूसरा नहीं बदलेगा, लेकिन वोल्टेज का लाइन सबका अलग अलग हो जाएगा। अब जरा बताइए, एल परिपथ की अगर बात करो, एल परिपथ में वोल्टेज अग्रगामी होता है कि पश्चगामी, तो हमने बताया था एल परिपथ में धारा पश्चगामी होती है, और धारा पश्चगामी होने का मतलब है वोल्टेज अग्रगामी होता है, तो वोल्टेज अग्रगामी है तो वीएल जो है उसको अग्रगामी करिए, कितना अग्रगामी होता है, 90 डिग्री, ये भी मैंने बताया था ना, तो 90 डिग्री अग्रगामी करते हुए एक लाइन खींच दो भैया, ये हो गई हमारी 90 डिग्री अग्रगामी, ये हो गया वीएल, क्या हो गया, वीएल। चलो इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, चलो ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, ये है हमारा वीएल, ठीक है। वीसी क्या है, तो वीसी भाई जो है वो है प्रतिरोध, वीसी है सी के सिरों पर वोल्टेज, और सी परिपथ में हमें पता है वोल्टेज होता है पश्चगामी, धारा होती है अग्रगामी, वोल्टेज पश्चगामी होता है, तो वोल्टेज को आप पश्चगामी यहां पर 90 डिग्री दिखा दीजिए, ये है, और यहां से 90 डिग्री पीछे जाना है, ये हमारा वोल्टेज का लाइन होगा वीसी, ठीक है भैया, हो सकता है आपको नीचे ना दिखाई दे, कोई बात नहीं है, आप समझ लेना, ये है हमारा वीसी, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, अब VL VR, ये VR यहां से यहां तक है, VL यहां से यहां तक है, और VC यहां से यहां तक है, हम इन तीनों का परिणामी निकालेंगे, और जब हम तीनों का परिणामी निकालेंगे, जरा समझना, जब हम इन तीनों का परिणामी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले VL और VC दोनों विपरीत दिशा में, इनका परिणामी निकाल लो, VL अगर छोटा है VC अगर बड़ा है, तो VL मान लिया इतना है, VC से इतना घटा दीजिए, तो VL से VC जस्ट एक घटा दिया जाएगा, तो जो बचेगा, अगर VC बड़ा है तो VC का भाग बचेगा, अगर VL बड़ा है तो VL का भाग बचेगा, हम यहाँ पर VC को बड़ा दिखाए हैं, तो बचेगा जो वो VC माइनस VL बचेगा, मान लिया यहां तक है VC माइनस VL, ये भाग है VC माइनस VL का, ये नीचे वाला जो भाग था वो VL जितना था वो घटा दिया मैंने, तो ये बचा VC माइनस VL। अब VC माइनस VL और VR इन दोनों का परिणामी निकालना है, अब इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, समांतर चतुर्भुज नियम लगाएंगे, ठीक है, ठीक है,
ये इनका जो परिणामी होगा, इनका परिणामी है ये वाला, इसको हम केवल v बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओनली v। सो v बराबर में यार होगा क्या? ये है परिणामी, और परिणामी का जो ये जो कला है ये हम बोलेंगे फाई। अब इसको ओमेगा टी नहीं कहेंगे, ओमेगा टी तो इसका था, इसका ओमेगा टी था, ये था ओमेगा टी, ठीक है। और ये क्या है? फाई। फाई है इसकी कला, परिणामी वोल्टेज ये है v और इसकी कला क्या है? फाई। इस परिणामी वोल्टेज का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप कुछ भी कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? जरा आप देखोगे ध्यान से इस ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा, नाम दे दे ओ ए बी। तो ओ ए बी ट्रायंगल देखोगे तो ये यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। इसमें कर्ण आपको निकालना है, ये वाला v। v ही तो है ये, आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया? तो आधार हो जाएगा वी आर, वी आर का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना हो जाएगा? ये, और इसका वैल्यू या इसका वैल्यू सेम होगा, वी सी माइनस वी एल। सो वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर। अब VL माइनस VC का भी स्क्वायर हो सकता है, इसमें जो बड़ा होगा वो बचेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना कहना बुक में ऐसा लिखा वैसा लिखा सब ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आप इसको सॉल्व करिए। हमें पता है V बराबर में होता है IR। अगर आप बात करेंगे इसकी इस परिपथ में तो I तो I रहेगा, R की जगह पर R रहेगा। जब आप इस परिपथ की बात करेंगे तो I तो I रहेगा, इसका R R नहीं होता है, इसके R को, इसके प्रतिरोध को मैंने बताया XC लिखा जाता है, तो इसकी जगह पर आप XC लिखेंगे। जब हम इसके V की बात करेंगे, मतलब जब VC की बात करेंगे तो IXC लिखेंगे। जब VL की बात करेंगे तो IXL लिखेंगे, और VR की बात करें तो IR लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहां पर हम V स्क्वायर बराबर लिखते हैं, VR क्या है? IR का स्क्वायर, ठीक है, प्लस VC क्या है? तो VC क्या हो जाएगा? IXC माइनस VL क्या है? IXL का होल स्क्वायर। V स्क्वायर बराबर, देखो आई स्क्वायर यहां पर आई कॉमन मिल जाएगा, आई स्क्वायर यहां पर भी, सो आई स्क्वायर भैया कॉमन हो जाएगा। यहां पर बचेगा आर स्क्वायर प्लस में XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आई स्क्वायर को बटे में लाइए, V अपान आई बराबर में, सॉरी, V स्क्वायर अपान आई स्क्वायर होगा, तो दोनों पर स्क्वायर लगा दिया मैंने। आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से यहां पर आप देखोगे V क्या है, ये मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, आपने लिख लिया होगा, ज्यादा बेहतर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, V क्या है? इन तीनों का परिणामी वोल्टेज, और I क्या है? इन तीनों में बहने वाली धारा। तो परिणामी वोल्टेज और परिणामी धारा का जो अनुपात होगा, हमें पता है V अपान आई बराबर में R होता है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। लेकिन यार ये प्रतिरोध तो केवल मैंने इस वाले भाग का लिखा था R, तो इसलिए हम इसको R नहीं कह सकते, क्योंकि V तो है ये परिणामी वोल्टेज, तीनों का वोल्टेज, और धारा है इन तीनों की धारा। तो V और I का अनुपात जो होगा वो प्रतिरोध तो होगा, लेकिन वो प्रतिरोध को हम R तो नहीं लिख सकते, क्योंकि R तो केवल इसका प्रतिरोध होगा, और ये प्रतिरोध होना चाहिए इन तीनों का प्रतिरोध। इन तीनों का मिला करके जो प्रतिरोध होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे जेड, जिसे कहेंगे प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे भैया? प्रतिबाधा। तो V अपान आई को हम क्या बोलेंगे? जेड। जेड स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या बोला? जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। यहां पर जेड क्या है? प्रतिबाधा है। LCR परिपथ की प्रतिबाधा की बात की है मैंने। प्रतिबाधा क्या है प्रतिरोध ही, लेकिन वो प्रतिरोध केवल कुंडली का नहीं है, केवल संधारित्र का नहीं है, और ना ही केवल इस प्रतिरोध का है। वो प्रतिरोध तो जो है जेड, जिसे हम प्रतिबाधा कह रहे हैं, वो इन तीनों का कुल प्रतिरोध है, इसलिए उसे हम प्रतिरोध नहीं कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। तो भैया ये प्रतिबाधा, जिसे जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, या फिर जेड बराबर में रूट में आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं प्रतिबाधा को। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड बराबर में रूट में आर स्क्वायर प्लस XC को 1 अपान ओमेगा C
एक्सएल को ओमेगा एल का होल स्क्वायर, मैंने अभी बताया था एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आया ही होगा। ये अगर आपको प्रतिबाधा समझ में आई है तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भैया थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े तो ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी, और वो चीज क्या होगी जरा ध्यान से देखो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रतिबाधा कैसे मैंने आपको ज्ञात करवाई है, इस ग्राफ को बनाओ, उसके बाद में बस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैंने कर दिया है, आपको समझाया है। इसको मैं मिटा करके फिर आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा। ठीक है, मैं अभी ये फार्मूला नोट कर लूंगा, डोंट वरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने प्रतिबाधा का सूत्र आपको ज्ञात करके दिखाया है। जो प्रतिबाधा का सूत्र है वो क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं। प्रतिबाधा जो है एलसीआर परिपथ की, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर में रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। कहीं पर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर लिखा हो तो घबराने की बात नहीं है, दोनों सेम में होते हैं। ठीक है, अब ये परिबाधा का सूत्र हमने ज्ञात कर लिया है। अभी हमें कलांतर ज्ञात करना है। धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर क्या होगा उसका फॉर्मूला, कलांतर क्या है यहाँ पर, फाई। भैया हमें ज्ञात करना है क्या, फाई। और अगर आप फाई ज्ञात करना चाहते हैं, सॉरी ये यार फाई नहीं है, धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर ये होता है फाई। थोड़ी गलती कर रहे थे, अब सही हो गया। ठीक है, ये है मतलब ये है धारा, ये है वोल्टेज, इनके बीच का जो कलांतर है ये परिणामी वोल्टेज है, और ये धारा है, इनके बीच का जो कलांतर है उसे हम फाई बोल रहे हैं। अभी जो फाई होगा ना, इस फाई का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, कलांतर के लिए सूत्र क्या होगा, तो फाई निकालना है भैया। ये देखो ट्रायंगल वही देखिए आप, ओ ए बी, इसमें देखिए ये लंब है, 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण है और ये आधार है। तो टेन फाई अगर आप लगाएंगे, टेन फाई बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटे आधार। तो टेन फाई बराबर लंब, लंब क्या है ये चीज, और इसका वैल्यू हमने बताया ये है वीसी माइनस वीएल, वीसी माइनस वीएल, और अपान में आधार, आधार क्या है ये वी आर, तो ये हो जाएगा वी आर। सो टेन फाई बराबर में वीसी का मतलब है आई एक्स सी, वीएल का मतलब है आई एक्स एल, और अपान में वी आर का मतलब है आई आर, मैंने अभी तो बताया आपको। ठीक है, सो टेन फाई बराबर में आई कॉमन एक्स सी माइनस एक्स एल अपान में आई आर, आई से आई खत्म, टेन फाई बराबर में एक्स सी माइनस एक्स एल अपान में आर। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो भैया, सो इसको आप फाई केवल बराबर लिखे तो टेन उधर कर दो, टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपान आर। भैया एक्स एल माइनस एक्स सी भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही चीज रहेगी। ठीक है, या फिर आपको और इसको विस्तार में लिखना है तो क्या लिखोगे, फाई बराबर में टेन इनवर्स एक्स सी को वन अपान ओमेगा सी माइनस में एक्स एल को ओमेगा एल अपान में आर। इस तरह से भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये अब क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये हमने कलांतर के लिए फॉर्मूला दे दिया। तो भैया ये था प्रतिबाधा के लिए एलसीआर परिपथ के प्रतिबाधा का सूत्र, ये है एलसीआर परिपथ का कलांतर का सूत्र, धारा और वोल्टेज के बीच के कलांतर का सूत्र। अगर आप ये बात जान गए हैं तो अब हम आगे बढ़ेंगे और दो तीन बातें करने वाले, साथ में आपको आगे बढ़ करके बताते हैं। अब हम आपकी अनुनाद परिपथ की बात करने वाले। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आज भैया लेक्चर बड़ा बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से बड़ा हो रहा है। नो प्रॉब्लम, बड़ा होने दो, हम नहीं थक रहे हैं तो भैया तुम काहे थक रहे हो पढ़ने में, तुम्हें तो बैठ करके पढ़ना है, बस पढ़ते रहिए। थोड़ी देर और काम खत्म कर रहे हैं, आगे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, देख लेता हूं कि लंबी क्लास कितनी हो गई है यार। ठीक है, हाँ समय तो काफी हो गया भैया। ठीक है, जल्दी से खत्म करते हैं इन सब चीजों को, अभी बहुत पढ़ना है। चौथा टॉपिक अब हम लोग देखने वाले जिसे हम बोलेंगे अनुनाद परिपथ। भैया अनुनाद परिपथ, यार अनुनाद परिपथ होता क्या है जरा समझो यार। अनुनाद परिपथ कुछ भी नहीं है। अनुनाद परिपथ क्या है तो याद रखना,
जो एलसीआर परिपथ है ना, एलसीआर परिपथ की एक कंडीशन होती है। ये क्या होती है? अनुनाद दो प्रकार का होता है, एक तो श्रेणी अनुनाद परिपथ होता है, एक समांतर अनुनाद परिपथ। आपके सिलेबस में केवल श्रेणी अनुनाद परिपथ है, तो हम श्रेणी अनुनाद परिपथ के बारे में पढ़ रहे हैं। श्रेणी अनुनाद परिपथ, ठीक है। श्रेणी अनुनाद परिपथ क्या है? जब एलसीआर परिपथ लगा हो और एलसीआर परिपथ में जो एक्सएल है, एक्सएल मतलब धारतीय वोल्ट सॉरी प्रेरण प्रतिघात, और एक्ससी जो है वो धारतीय प्रतिघात, अगर एक्सएल प्रेरण प्रतिघात और एक्ससी धारतीय प्रतिघात आपस में बराबर हो जाए तो ये कंडीशन श्रेणी अनुनाद परिपथ कहलाती है। तो ऐसा एलसीआर परिपथ क्या कहा जाएगा? श्रेणी अनुनाद परिपथ कहा जाएगा। मैंने क्या बोला? ऐसा एलसीआर परिपथ, वह एलसीआर परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं, वह एलसीआर परिपथ श्रेणी अनुनाद परिपथ कहलाता है। और इस परिपथ में धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है और प्रतिरोध जो होता है वो न्यूनतम होता है, ठीक है। तो श्रेणी अनुनाद परिपथ में धारा अधिकतम होती है, प्रतिरोध न्यूनतम होता है। ऐसे ही अगर हम समांतर अनुनाद परिपथ की बात करें तो उसमें धारा न्यूनतम होती है, प्रतिरोध अधिकतम होता है। लेकिन श्रेणी अनुनाद परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है और जो प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम होता है। और ये कंडीशन कब हो सकती है? जब प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं। इसके लिए अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र निकालने को कहता है कि भैया अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात करना है, कुछ नहीं, एक्ससी की जगह पर हम लोग एक्सएल की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एल, अभी मैंने बताया। एक्ससी की जगह पर 1/ओमेगा सी, यहां पर ओमेगा इधर कर दो, एल को बट्टे में कर दो, ओमेगा पहले से था, ओमेगा यहां से आएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अपान में एलसी हो जाएगा। भैया हम यहां पर स्क्वायर हटाते हैं तो ओमेगा बराबर में 1/√LC आएगा। ये जो फार्मूला है ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति, अनुनादी कोणीय आवृत्ति का फार्मूला है, कोणीय आवृत्ति का फार्मूला ओमेगा बराबर 1/√LC। अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो ओमेगा को मैंने बताया था 2πf लिखते हैं बराबर में 1/√LC। एफ अगर लिखेंगे तो 2π को बट्टे में कर दो, 1/2π रूट में LC। ये होता है अनुनादी आवृत्ति का सूत्र जो आपको पूछ रहा था, पूछ क्या रहा था, पूछेगा, ठीक है। तो अनुनादी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का सूत्र क्या है मैंने बता दिया। अनुनादी परिपथ क्या होता है? एक ऐसा एलसीआर परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं, वैसे हम अनुनाद श्रेणी अनुनाद परिपथ कहते हैं। और अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया है। चलो अनुनाद परिपथ की कहानी होती है समाप्त। भैया आगे बढ़ते हैं। औसत शक्ति क्षय, ठीक है। तो औसत शक्ति क्षय का मैं सूत्र केवल बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस से ये सब चीज शायद हटी हुई है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में लेकर के आपको नहीं जा रहा हूं। भैया औसत शक्ति क्षय की मैं बात कर रहा हूं, औसत शक्ति क्षय, ठीक है। ये है हमारा 5वां टॉपिक, ठीक है। औसत शक्ति क्षय क्या होता है? औसत शक्ति क्षय को हम भैया पी बार से व्यक्त करते हैं। पी बार में फॉर्मूला होता है VRMS इंटू में IRMS इंटू में cos फाई। यहां पर भैया VRMS क्या है? धार वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, अभी मैंने आपको बताया था। IRMS क्या है? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। cos फाई, cos फाई को हम क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक बोलते हैं। cos फाई को हम क्या बोलते हैं भैया? शक्ति गुणांक बोलते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। तो P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई औसत शक्ति क्षय का सूत्र है। अब जरा समझो, अगर कलांतर वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर अगर 90 डिग्री हो जाए, सोचो यार, वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर अगर 90 डिग्री हो जाए, कलांतर अगर 90 डिग्री हो जाए मतलब π/2 हो जाए, तो क्या होगा? P बार बराबर में VRMS इंटू में IRMS इंटू में cos 90 मतलब π/2 रखेंगे, और cos π/2 का वैल्यू आपको पता ही होगा, VRMS IRMS इंटू में cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो पूरी गुणा होकर के 0 हो जाएगी। औसत शक्ति क्षय कितनी होगी? 0 हो जाएगी। मतलब अगर कहीं पर कलांतर
π/2 आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो औसत शक्ति क्षय क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो औसत शक्ति क्षय का मैंने सूत्र बताया, आपको ये याद रखना है। औसत शक्ति क्षय शून्य कब होती है? जब कलांतर π/2 होता है। और भैया कलांतर π/2 कब होता है ये भी मैंने बताया, जब केवल L परिपथ हो, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो। L परिपथ में कलांतर क्या था? π/2, मतलब π/2 का ही तो अंतर था। C परिपथ में कलांतर क्या था? π/2 का ही तो अंतर था। भैया L परिपथ में क्या था? धारा 90 डिग्री पश्चिमगामी थी, इसका मतलब अंतर तो 90 का ही था। और वोल्टेज जो C परिपथ बताया था उसमें धारा 90 डिग्री अग्रगामी थी। अरे अंतर तो 90 डिग्री का ही था, वो आगे हो अंतर या पीछे हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अंतर अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री का ही होगा। इसका मतलब है अगर L परिपथ है तो उसमें भी कलांतर π/2, C परिपथ है उसमें भी कलांतर π/2, और अगर कलांतर π/2 होगा तो औसत शक्ति क्षय कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऐसे परिपथ में जिसमें कलांतर π/2 होता है उसमें धारा तो प्रवाहित होगी लेकिन उसमें शक्ति क्षय नहीं होगा, और ऐसी धारा को ही हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वाटहीन धारा। भैया समझो, वाटहीन धारा क्या है? वह धारा जिसके प्रवाहित होने पर परिपथ में औसत शक्ति क्षय शून्य हो, वो क्या कहलाती है? वाटहीन धारा कहलाती है। लेकिन ये कब संभव है? यदि परिपथ L परिपथ हो, मतलब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो या परिपथ में केवल धारिता हो। तो लिखेंगे यदि परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो अथवा परिपथ में केवल धारिता हो तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर भी औसत शक्ति क्षय शून्य रहती है, इसलिए इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। लिख लिया होगा आपने। और भैया मैंने आपको समझा दिया वाटहीन धारा एक्चुअल में क्या होती है। वाटहीन धारा पर एक युक्ति तैयार की जाती है जिसे हम बोलते हैं, एग्जाम्पल अगर वाटहीन धारा का पूछ दिया जाए तो आप बोलेंगे चोक कुंडली, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नहीं बताने वाले उसके बारे में। ठीक है, अगले साल बताएंगे, अगले साल वाले सिलेबस में होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं और आगे अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भैया ट्रांसफार्मर। अब जरा ट्रांसफार्मर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, 7वां टॉपिक क्या है? ट्रांसफार्मर। या ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को नियंत्रित करता है, मतलब निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में या फिर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ये कैसे काम करता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अगर आपको ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछा जाए तो बता देना अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत होता है। ये ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और अन्योन्य प्रेरण मैंने कल वाली क्लास में चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया था, आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर के देख लो पिछला चैप्टर, भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है रिवीजन प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर के चैप्टर नंबर 6 देख लेना। ठीक है भैया, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। अब ये कैसा होता है, कॉन्फ़िगरेशन रचना मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या है कि धातु की पतली पतली प्लेटें एक के ऊपर एक रख करके इनको तैयार किया जाता है, एक क्रोड तैयार की जाती है। ठीक है, धातु की पतली पतली प्लेटों की क्रोड एक्चुअल में तैयार की जाती है। ठीक है, एक के ऊपर रख करके एक मोटी सी क्रोड तैयार की जाती है। मैं चित्र नहीं बना पाता हूं यार सुंदर, और मैंने बनाया है, जब मैंने ट्रांसफार्मर को पढ़ाया बहुत सुंदर चित्र बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैं ज्यादा सुंदर नहीं बना पाऊंगा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। धातु की मतलब पतली पतली पत्तियों के एक के ऊपर एक रख करके दो क्रोड बना के रखी है। आयताकार ले सकते हो, बेल आयताकार ले सकते हो या फिर वृत्ताकार भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे भी आप ले लीजिए। ठीक है, एक क्रोड बना ली, पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर मोटी क्रोड बनाते हैं। क्यों? मैंने बताया था भंवर धाराएं ना उत्पन्न हो, इसलिए भंवर धारा को कम करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, एक तरफ इसमें फेरे लपेटते हैं, एक मोटे कॉपर के तार के कुछ फेरे लपेट देते हैं, दूसरी तरफ एक पतले कॉपर के तार के अधिक फेरे लपेटते हैं।
ये ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलते हैं, और अपचाई ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज इनपुट वोल्टेज देते हैं, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज या वीईएस कहलाते हैं, विद्युत वाहक बल, और प्राथमिक कुंडली है ये, द्वितीयक कुंडली है ये, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के सिरों पर जो प्रत्यावर्ती विभवांतर या विद्युत वाहक बल दिया है वो ईपी से व्यक्त करते हैं। द्वितीयक कुंडली के सिरों पर जो हम वोल्टेज प्राप्त करेंगे प्रत्यावर्ती ही मिलेगा, इसे हम ईपी से व्यक्त करेंगे। सॉरी, ईपी तो प्राइमरी कुंडली के लिए हो गया, ये ईएस से व्यक्त कर देते हैं द्वितीय कुंडली के सिरों पर। ठीक है, होता क्या है, जैसे इसके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, इसमें प्रत्यावर्ती धारा बहती है, और प्रत्यावर्ती जब किसी परिपथ में धारा बहती है तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मैंने बताया था चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। अब भैया ये चुंबकीय फ्लक्स यहां पर बना, और ये है लोहे की क्रोड, वो चुंबकीय फ्लक्स को ऑब्जर्व करेगी और उसके कारण यहां पर भी चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा। यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा, जरा आप ध्यान से देखें, तो अगर ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज धीरे धीरे कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है। अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाओगे तो धीरे धीरे परिवर्तित होगा वो, और परिवर्तित होगा तो वोल्टेज परिवर्तित होगा, धारा परिवर्तित होगी, धारा परिवर्तित होगी, चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित होगा इसमें जो बनेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वही चुंबकीय फ्लक्स यहां पर भी पहुंच रहा है इस तार, इस लोहे के माध्यम से। इस वजह से हम कह सकते हैं यहां पर भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फैराडे ने बताया था, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि फैराडे ने कहा था जब भी किसी कुंडली के से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा बनेगी। तो यहाँ पर प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। भैया तो यहां पर मैंने क्या किया, इसमें वोल्टेज दिया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया, लगातार बदल रहा था, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स भी बदल रहा था। लोहे की क्रोड होने के कारण ये चुंबकीय फ्लक्स इस वाली कुंडली में भी आता है, और इसमें इसके कुंडली में भी गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। और चुंबकीय फ्लक्स जब बदलेगा तो इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और ये विद्युत वाहक बल ईएस हम कह देते हैं। बात क्लियर है इस तरह से। अब जरा ध्यान से देखिए, ईपी क्या है, ईपी क्या होगा, मान लिया इस कुंडली में फेरों की संख्या है एनपी, और सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या है एनएस। तो ईपी क्या होगा, हमने बताया था फैराडे के नियम से, ई बराबर में माइनस एन इंटू में डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। मैंने कल ही बताया था भैया चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको फैराडे के नियम से। तो इसी प्रकार ईपी बराबर में माइनस एन पी कर देंगे, फेरों की संख्या प्राइमरी कुंडली में एनपी इंटू में डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। जो चुंबकीय फ्लक्स में यहां पर परिवर्तन होगा तो यही वाला चुंबकीय फ्लक्स यहां आ रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स में यहां भी वही परिवर्तन होगा जो यहां पर हुआ होगा। भाई कम ज्यादा तो होगा नहीं, भैया चुंबकीय फ्लक्स जो यहां पर बदल रहा है वही तो यहां पर पहुंच रहा है, और जब दोनों में सेम चुंबकीय फ्लक्स पहुंच रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी यही हुआ है, तो यही यहां पर भी होगा। मतलब अगर मैं ES की बात करूं तो अंतर कुछ नहीं होगा, यहां पर बस NS हो जाएगा, लेकिन डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी तो वही रहेगा। समीकरण 1, समीकरण 2। अब हम यहां पर क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को भाग कर देंगे, 2 को 1 से भाग करिए तो ES अपान में EP बराबर में क्या होगा, माइनस में NS इंटू में डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, और अपान में माइनस NP इंटू में डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, और ये सेम चीज खत्म हो जाएगी, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ES अपान EP बराबर में NS अपान NP। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपके लिए उपयोगी होगा। अब एक और बात, यहां पर एक चीज पूछी जाती है, परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात क्या होता है, तो परिणमन अनुपात होता क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS, प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या NP का जो अनुपात होता है, इसी को परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात। तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को
ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात कहते हैं, इसे स्मॉल r से व्यक्त कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये ट्रांसफार्मर की कहानी समझ में आई होगी, और विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो ये चैप्टर नंबर 7 हमारा पुराना वाला खोलिए, यूट्यूब चैनल में जाइए, चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर नंबर 7 की प्लेलिस्ट जहां पर मिले बस खोलो, वहां पर देखोगे आप ट्रांसफार्मर का एक लेक्चर होगा पूरा 1 घंटे का, 1 घंटे कुछ मिनट का लेक्चर है, उसमें मैंने केवल ट्रांसफार्मर विस्तार से समझाया है। मैंने अब यहाँ तो 1 घंटे में मैंने पूरी चीजें बता डाली, उसमें केवल 1 घंटे में ट्रांसफार्मर मैंने पढ़ाया, विस्तार से पढ़ाया। नो प्रॉब्लम, वहां पर पढ़ोगे आराम समझ में आ जाएगा भैया, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था मैंने सब कुछ बता दिया है। आज की क्लास में बस इतना ही रखने वाले हैं, क्योंकि ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 का मैराथन, एक तरीके से कह सकते हैं, जो 1 घंटे में मैंने कंप्लीट किया। सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले बता दिए चैप्टर नंबर 7 के। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, हमारी सारी क्लासेस अगर आप देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। इसलिए जरूरी है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो भैया लाइक करके जाओ, शेयर कर दो अभी अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते हैं।